हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। क्लास 11th का आपका जो चैप्टर अभी फिलहाल चल रहा है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, दो मेजर टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और अब आगे की कहानी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो आप गेस कर लिए हो, पहले से ही गेस क्या करना, सीधे सीधे दिख रहा है आपको बोर्ड में कि आज हम कौन सी कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि रोम के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में। तो देखो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो तब तक स्टेबल नहीं हो सकता, तब तक बढ़िया मजबूत नहीं हो सकता, स्ट्रेंथन नहीं हो सकता, जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम उसको बैकअप दे रहा हो, ना दे रहा हो। ऐसा यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अगर है तभी पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी आ पाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और मान के चलो कि कोलैप्स हो जाएगा एक लॉन्ग टर्म में वो जाके एम्पायर। तो यहां पर आपको क्या समझना है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि इतना बड़ा जो रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य था, इस रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है ये किन चीजों पर डिपेंड करती थी और किस किस तरीके से फिर उसका विस्तार होना शुरू हुआ, कैसे कैसे उसका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करना, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है ये टॉपिक, ध्यान रखना, ठीक है। सो एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पूरे साम्राज्य में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आवक, इनकमिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। तो कीवर्ड्स को पकड़ते चलो, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंशियल यानी कुछ ऐसे सॉलिड टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बदौलत रोम में जो इनकम है वो पर्याप्त बनी रहती थी। क्लियर है। और इनकम से मतलब यहां पर ऐसे ही नहीं कि हमेशा सिर्फ कैश पर्टिकुलर कहीं से आ रहा है, कैश तो आ ही रहा है, साथ में ट्रेड भी फैसिलिटेट हो रहा है, रेवेन्यू तो फैसिलिटेट हो ही रहा है, ट्रेड वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, तमाम सारी चीजों के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप है। तो जब हम कह रहे हैं सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के पोटेंशियल्स हैं, और ना सिर्फ पोटेंशियल्स बल्कि वहां से आ रहा है वो रेवेन्यू, ठीक है। तो हार्बर्स हैं। क्लियर। आप देख रहे हो कि बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं। रिवर्स के साथ साथ में मेडिटेरेनियन सी जो है आपका, मेडिटेरेनियन सी जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का हृदय कहलाता था। तो इतना बड़ा वास्ट ये जो एरिया है, यहां पर बड़े पैमाने पर ऑप्शंस हैं हार्बर्स वगैरह के, बंदरगाह, पोर्ट्स वगैरह बनाने के, जहां पर शिप्स जो है वो आएंगी, यानी कि बड़े लेवल पर जो सी ट्रेड है, क्लियर है, बड़े लेवल पर जो सी ट्रेड है, समुद्री व्यापार है, इसको फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो रोम को सबसे ज्यादा फायदा होगा जब प्रॉपर यहां पर सी ट्रेड फ्लॉरिश हो रहा होगा। समझ में आ रहा होगा आपको जब हम बात कर रहे हैं यहां पर हार्बर्स की। इसके बाद माइंस, तो आगे बहुत सारे मेटल्स या मिनरल्स जो है, मेटल्स हो गए या मिनरल्स हो गए, तो इन मिनरल्स के लिए बड़े पैमाने पर आपको माइंस के डिपॉजिट्स मिलेंगे यहां पर, ठीक है। क्वेरीज जहां से यही मिनरल्स या बाकी सारी चीजें निकालते हैं, तो माइंस और क्वेरीज लगभग एक ही चीज हो गई एक तरीके से। क्लियर है, थोड़ा सा कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा इनमें, ठीक है। क्वेरिंग मतलब वो पोर्शन जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल्स वगैरह को, ठीक है, मिनरल्स वगैरह को जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मेथड। क्लियर है, वो प्लेसेस। फिर ब्रिकयार्ड्स जहां पर ब्रिक्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर ब्रिक्स वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स बड़े लेवल पर वहां पर आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, ठीक है, ट्रेड में चाहे वो हम सी ट्रेड की बात कर रहे हो वो भी है। क्लियर है। इसके बाद कंस्ट्रक्शंस वगैरह से रिलेटेड जो काम हो गए, और आप आगे देखोगे कि बड़े लेवल पर और सर्विसेज जैसे बैंकिंग वगैरह जैसी चीजें भी यहां पर आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बस है। तो एक बेसिक आपको समझ में आ गया। फिर ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज वगैरह यहां पर बड़े लेवल पर है। बहुत सारे ऐसे सिटीज के बारे में भी पढ़ोगे जो ऑलिव ऑयल को क्या कर रही हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रही हैं, जहां का पर्टिकुलर ऑलिव ऑयल जो है काफी फेमस है। तो ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज वगैरह होगी, ठीक है, यानी ईडेबल चीजों के लिए भी बड़े पैमाने पर
ऑलिव ऑयल का काम बहुत सारी चीज़ों के लिए, खाने के लिए तो होता ही था, बॉडी मसाज और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे वहाँ पे, ठीक है। तो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पर भी और रेगुलर ईडेबल ऑयल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता था। चलो, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जहाँ से रेवेन्यू के सोर्सेज बनते थे। फिर व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम। तो अभी ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज हैं, तो हमें समझ में आ गया कि ऑलिव ऑयल का एक अच्छा खासा यूज होता रहा होगा, इसका ट्रेड भी होता रहा होगा, ठीक है, बड़े पैमाने पर। कुछ कुछ सिटीज आप देखोगे कि सीनेट में इस वजह से आ जाएंगी, या सीनेट में उनकी जो डोमिनेंस है वो इसलिए आगे जाके बनेगा कि वो ऑलिव ऑयल या वाइन जैसी चीजें जो है वो बड़े पैमाने पर उस पर्टिकुलर जगह से प्रोड्यूस हो रही, तो वहां रेवेन्यू इतना ज्यादा जनरेट होगा कि वहां के लोग फिर अपने आप में इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे कि वो सीनेट तक में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखेंगे। इनफैक्ट वहां के लोगों को सीनेट में जगह दी जाएगी। तो गेहूं वगैरह हो गया, व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल जो है, इनका व्यापार किया जाता था, इनका लेन देन होता था अलग अलग शहरों के बीच में, और रोम के उन एरियाज से जहां पर व्हीट का प्रोडक्शन सफिशिएंट अमाउंट है, मोर देन सफिशिएंट है, उन जगहों की तरफ जहां पर व्हीट का प्रोडक्शन कम या ना के बराबर होगा। क्लियर है। इसी के साथ साथ वाइन और ऑलिव ऑयल के साथ भी यही कंडीशन है कि ऑलिव ऑयल और वाइन जो है जहां पर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जहां फिजिबल कंडीशंस हैं, वहां से लेके उन जगहों पर ट्रेड होगा जहां पर नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ उन एरियाज से भी ये सारी चीजें आएंगी जो रोम के बाहर हैं, कह सकते हो आप। क्लियर है। क्यों? क्योंकि व्हीट वगैरह वो चीजें हैं जिनकी आवश्यकता इनको हमेशा है, ठीक है, साल के हर दिन, हर महीने। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, टू लेसर एक्सटेंट इटली। ठीक है, आप देख रहे हो कि इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कहां से होता था? स्पेन। बेसिकली स्पेन से लेके गैलिक प्रोविंसेस से लेके नॉर्थ की तरफ की बात है, नॉर्थ की जो प्रोविंसेस हो गई ये गैलिक प्रोविंसेस कहला रही है, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका का नॉर्थ हिस्सा यानी रोमन साम्राज्य का जो सदर्न पार्ट हो गया वहां से, ठीक है। इटली वगैरह, इटली से भी कम, इटली में कमी मात्रा में ऐसा होता था कि इटली से भी इन चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाए। मतलब इटली में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम ही है, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो इटली की तरफ ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब आएगा वहां से, यहाँ से जाएगा कम, ठीक है। और कुछ कुछ इटली से भी, मतलब इटली भी ऐसा नहीं है कि पीछे है, कुछ कुछ मात्रा में यहाँ से भी चीजें जो है जा रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ वेल्थ भी अच्छी कॉन्सेंट्रेट हो रही है ना, तो ऐसे लोग रहेंगे जो कि इन चीजों के प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है, नाम ध्यान रखना इनका। स्पेन हो गया, गैलिक प्रोविंसेस हो गई, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, और कुछ हद तक इटली जो है ये वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन में या इन चीजों के व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स। हमारे पास बड़े सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जब हिस्ट्री के दौर में इसकी खोज हो रही है, मतलब उस दौर में, इतिहास के उस दौर में जिस दौर में रोम में चीजों का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था ये क्लियर नहीं था। तो जब ट्रांसपोर्टेशन को समझने की कोशिश की गई तो हिस्टोरियंस जो है वहां पर उन्होंने रिसर्च करा और समझा कि ज्यादातर जो ये वाइन और ऑलिव ऑयल जैसे लिक्विड मटेरियल हैं इनको कुछ स्पेसिफिक कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। क्लियर है। ये स्पेसिफिक टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें एम्फोरे कहते थे। आप इमेज में देख सकते हैं ये इस तरीके का एक कंटेनर होता था जिसमें ज्यादातर ऑलिव ऑयल और आपकी जो वाइन वगैरह है, काफी खूबसूरत कंटेनर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, नेक, और फिर ये बाकी ये जो पूरा हिस्सा है, इस तरीके के कंटेनर्स में इसको भेजा जाता था। इसको एम्फोरे कहते थे, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, या नहीं भी पूछा जा सकता तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए पेपर में, का मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर। डिटेल्ड ओरिएंट तो हम ही हैं, तो यहाँ डिटेल ओरिएंटेशन में आई जाएगा। चलो, हमें बड़े पैमाने पर, अब ये देख रहे हो आप, कुछ कचरा कचरा जैसा दिख रहा है, तो ऐसा फोटो दिखाने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं आपको वो चीज दिखाऊं, ठीक है। हमें एक शहर है रोम में जिसका नाम है मोंटेस्टैकियो, ठीक है। तो टेस्टैकियो कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये जो शहर है यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में, ये शहर की भी फोटो एक तरफ दी गई है आपको, इसी जगह में बड़े पैमाने पर आपको इसके कुछ अवशेष, रिमेन्स या स्क्रैप जो मटेरियल है वो मिला हुआ है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये टुकड़े और कुछ नहीं है, बड़े भारी पैमाने पर यहाँ पर ये टुकड़े पड़े हुए हैं, देखो, ठीक है। तो कितने, लगभग 50 मिलियन वेसल्स आपको मिले हैं एम्फोरे, ठीक है। तो यहां से हमें बाद में पता चला कि अच्छा, एम्फोरे वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाइन एंड द ऑलिव ऑयल। क्लियर है। होपफुली ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो
यहां पर इकोनॉमिक एक्सपेंशन को मैंने थोड़ा सा ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इस चेन को समझने की कोशिश करो, मतलब इसमें आपको एक तरीके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है और कैसे वहां का मार्केट जो है वॉलेटाइल हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इंपॉर्टेंस कैसे मिलती चली जा रही। चलो, स्पेनिश ऑलिव ऑयल, तो शुरू में क्या है कहानी जो हम ये शुरू कर रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं स्पेन से। अभी आपने देखा कि जो स्पेन है ये ऑलिव ऑयल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, या मैं कहूं कि एक लीडिंग एरिया है, लीडिंग सिटी है, लीडिंग प्रोविंस है जहां से ऑलिव ऑयल वगैरह, व्हीट वगैरह, वाइन वगैरह ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है। तो शुरुआत में स्पेन का काफी ज्यादा डोमिनेंस है, स्पेन काफी ज्यादा डोमिनेंस में है। ठीक है, और यहाँ की जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है, फाइन क्वालिटी की है, जिसकी वजह से लगभग स्पेन का दबदबा बना हुआ है। क्लियर है। और 140 टू 160 आते आते, मतलब ये वो साल हैं जिन साल में आते आते, जिन वर्षों में आते आते हमें ये देखने को मिलता है कि स्पेन जो है वहां से ऑलिव ऑयल का जो प्रोडक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन है ये अपने पीक पर पहुंच गया। और स्पेन जो है वो, अब देखो, जब कहीं की इकोनॉमी रन कर रही है बहुत तेजी से, या कहीं की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है बहुत तेजी से, तो इतना मान के चलो कि वहां पर वेल्थ जनरेट हो रही है ना, और जहां पर पैसा है वहां पर ताकत भी है। ठीक है, पावर भी है। इसका मतलब कहने का कि इन लोगों का दबदबा सीनेट में भी बनेगा, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको समझते रहना। पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर रन्स पैरेलली, है ना। जिसके पास पॉलिटिक्स है उसके पास इकोनॉमी को मैनेज करने का, और जिसके हाथ में इकोनॉमी यानी वेल्थ है उसके पास पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का अपने आप में बड़ा, समझ रहे हो ना, जो इंटर रिलेशन है, अपने आप उनके पास ये पावर आ ही जाती है एक तरीके से। या मैं कहूं कि एक चीज जो है वो दूसरे की पावर को ऑटोमेटिकली लेके आती है। चलो, तो ये जो है 140 टू 160 ईयर्स के अराउंड ये बहुत ही पीक पे पहुंच गया। और उस समय तक एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ड्रेसल। ठीक है, ड्रेसल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यही जो बर्तन अभी जिनकी बात कर रहे थे ना, इस तरीके के बर्तन, तो इनकी कि भाई कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये ऑलिव ऑयल वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, किन चीज़ों में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ड्रेसल्स वगैरह में के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था। क्लियर है। तो ड्रेसल 20 उस जार को भी नाम दिया जा रहा है जिसमें जैसे एम्फोरे वही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रेसल 20 के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। और आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि धीरे धीरे ये हुआ, ये चीज़ आर्कियोलॉजी में ही मिली, ये चीज़ खोजने पे ही मिली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बर्तन के बारे में, इस तरीके का जो पात्र है या बर्तन है या जो यूटेंसिल है, पॉट है, जिसमें आप ऑलिव ऑयल बड़े मात्रा में, बड़े अमाउंट में भेज रहे हैं यहाँ से। चलो, तो इस एरिया के आसपास ये जो बड़े पैमाने पर आपको मिला है, इसी से हमें ये एविडेंस मिलता है कि अच्छा स्पेन का दबदबा था। क्यों? क्योंकि आपको स्पेन के आसपास ये एरियाज में ये चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, ड्रेसल वगैरह जो है आपको वहीं से मिल रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आगे जाके क्या हुआ कि स्पेनिश जो प्रोड्यूसर्स हैं ये बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेंस इन दी ऑलिव ऑयल सप्लाई और ऑलिव ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, क्या हुआ, स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सीडेड, क्लियर है, कैप्चरिंग ऑलिव ऑयल मार्केट फ्रॉम इटालियन मार्केट। इसके पहले इटली का दबदबा था, इटालियन मार्केट में इटली के लोगों का थोड़ा सा दबदबा था। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत और दूसरे एरिया के जो भी लोग रहे होंगे। तो इटालियन मार्केट में एक समय आते आते ऐसी सिचुएशन होगी कि सिर्फ किसका ऑलिव ऑयल बिक रहा है, या मैं कहूँ किसका ऑलिव ऑयल आ रहा है, पूरे इटालियन मार्केट में स्पेन से आया हुआ जो ऑलिव ऑयल है यही माना जाएगा, खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, इसी की जो है वो डिमांड बड़े लेवल पर होगी। क्लियर है। तो ये आते आते मतलब इस समय के 140-60 के बाद की कंडीशन है यहाँ पर। इस फर्स्ट हाफ में आपने देखा कि कैसे ग्रोथ हो रही है, हमें ये एविडेंसेस मिल रहे हैं ड्रेसल से, और फिर धीरे धीरे 160 आते आते ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि पूरा इटालियन मार्केट डोमिनेट कर लेगा कौन, स्पेन का ऑलिव ऑयल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये क्या शो कर रहा है, ये 2-3 चीजें शो कर रहा है। पहली चीज तो ट्रांसपोर्टेशन तो शो कर ही रहा है कि कैसे इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है। क्लियर है। दूसरा ये भी शो कर रहा है कि कैसे स्पेन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एंटिटी बन के उभर के आ रहा है। क्लियर है। तो जब बड़े पैमाने पर एक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का ट्रांसपोर्टेशन किसी पर्टिकुलर शहर से हो रहा है, तो फिर वो
दो चीजें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, वहां की इकोनॉमी की ग्रोथ को भी इंडिकेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोविंस की इकोनॉमी की ग्रोथ को भी। अब ध्यान रखो इसमें एक प्रोविंस, दो प्रोविंस, जैसे जैसे जितनी जितनी प्रोविंसेस हैं जिनसे जो जो चीज आ रही है उनकी ग्रोथ हो रही है, तो फिर रोम की भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो टैक्सेस भी तो पे कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोविंस का हमने एग्जाम्पल लिया है, ध्यान रखो। और इस एक प्रोविंस के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से और भी कुछ कुछ प्रोविंस रहे होंगे जहां से कुछ ना कुछ चीजें आती रही होंगी, उनका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा। क्लियर है? तो चलो तो इटालियन मार्केट्स में पूरा आगे जाके कौन सा ऑलिव ऑयल? स्पेन का ऑलिव ऑयल। क्लियर हो गया होगा? चलो, तो दूसरे शब्दों में हम समझे, हमने जो अभी तक देखा एक फ्लो चार्ट जो हमने देखा, उस फ्लो चार्ट में हमने क्या समझा कि किस तरीके से स्पेन पावरफुल हुआ, या किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोविंस जो है उसकी इकोनॉमिक जो है ग्रोथ हो रही है। चलो दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कंपीटेड विथ ईच अदर। देखो बात समझ में आ रही है ना, मैं वही लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। स्पेन का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस तरीके का जो राइवलरी है या इस तरीके का जो कंपटीशन है, ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोविंस, हमेशा ये चल रहा है, एक तरीके की प्रतियोगिता जो है वो चल रही है कि अलग अलग प्रोविंसेस में जो चीज भी फाइन क्वालिटी की प्रोड्यूस हो रही है उस चीज को आगे और बढ़ावा दिया जाए, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा और रेवेन्यू कमाने की भी कोशिश की जाए। तो इस तरीके का जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनके बीच में इस प्रकार के कंपटीशन चलते रहेंगे कि भाई जैसे अभी स्पेन के ऑलिव ऑयल जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने डोमिनेट कर रखा है मार्केट को, इटालियन मार्केट को। ठीक है, एक समय बाद आप आगे देखोगे कि स्पेन को भी क्या करेंगे लोग? सुपरसीड कर देंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस बनती रहेंगी। क्लियर? चलो, सक्सेस ऑफ स्पेनिश ऑलिव ग्रोअर्स वाज देन रिपीटेड बाय नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। ये देखो क्लियर है। तो एक टाइम बाद क्या आएगा? एक टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि सिर्फ स्पेन नहीं, एक समय तक, कुछ सालों तक स्पेन was undisputed leader in the olive oil producer or you can say production, और आप कह सकते हैं सप्लायर एज वेल। लेकिन आगे आने वाले टाइम में स्पेनिश ऑलिव ऑयल को जो है किसने क्या किया? ये जो ग्रोथ इन्होंने मेंटेन करी थी, सेम टाइप की ग्रोथ रिपीट करी, मतलब नॉर्थ अफ्रीका के प्रोड्यूसर्स ने। मींस एक समय बाद क्या होगा? नॉर्थ अफ्रीका के जो लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के जो लोग हैं, ये लोग ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन में स्पेन के आगे निकल जाएंगे या उसी तरीके की ग्रोथ शो करेंगे और फिर अपना मार्केट बनाएंगे। क्लियर है? अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स लोग। और लेटर आफ्टर 425, अब आप देखो 200 सालों के बाद ही, ठीक 200 सालों के बाद आप देख रहे हो कि जो नॉर्थ अफ्रीका के लोग हैं उनकी डोमिनेंस बन गई। ठीक है, और डोमिनेंस फिर टूट रही है आगे जाके बाय द ईस्ट। ठीक है, पूर्व की जो प्रोविंसेस हैं इनके द्वारा। तो 425 आते आते नॉर्थ अफ्रीका की डोमिनेंस खत्म हो गई और ईस्ट के लोगों की, मतलब स्पेन, तो हम देख रहे हैं कहानी वेस्ट, है ना, वेस्ट से शुरू हो रही है, वेस्टर्न एरिया शुरू है, रोमन साम्राज्य के वेस्टर्न बाउंड्री से शुरू हो रही है, जो कि शुरुआत में ऑलिव ऑयल का, ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन आप देख रहे हो, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। या मैं कहूं कि कैसे ये चीज एक तरीके से आपको इंडिकेट कर रही है कि ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सेंट्रलाइज है। ग्रेजुअली आप देख रहे हो कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक्सपेंशन है वो रोम के बाकी हिस्सों की तरफ भी जा रहा है। और इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा जो है सेंट्रल इटालियन जो सिटी, जो रोम का राजधानी कैपिटल सिटी है, उसको मिलेगा ना, क्योंकि कोई भी एरिया ज्यादा ग्रोथ करे उससे फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन रोम के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं बनेगा, रेवेन्यू तो आता रहेगा। और ये अच्छी चीज है कि कंपटीशन बने रहना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा तो उससे और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के दरवाजे खुलेंगे। तो ये यहां पे शो हो रहा है। स्पेन है जो कि वेस्ट का एरिया है, जो ऑलिव ऑयल में बढ़िया एक्सीड कर रहा है प्रोडक्शन में। और इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद इनको डोमिनेट कर दिया नॉर्थ अफ्रीका के लोगों ने। ठीक है, तो नॉर्थ अफ्रीका मतलब साउथ की तरफ, एक तरीके से सदर्न पार्ट की तरफ आ गई। ठीक है, सदर्न पार्ट से फिर ये चीज कहां आ गई? ईस्टर्न पार्ट की तरफ आ गई। जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, इन लोगों ने ऑलिव ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो हाई कर दिया। तो आप समझने की कोशिश यहां पे बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो, इतिहासकार हैं जो रोम में बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, स्ट्रैबो और प्लिनी। ठीक है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। प्लिनी की हिस्ट्री जो है इसको यूरोप में, स्पेशली यूनान वगैरह में, ये ग्रीक हिस्टोरियन है,
तो यूनान वगैरह में इसकी लिखी जो किताबें हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, और पुराने हिस्टोरियंस जो हैं वो उसमें आप देखोगे तो सर्च करते हैं वो लोग, जब आप सर्च करोगे तो उसमें आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, वो लोग रेफरेंस देते हैं इसका। ठीक है, चलो, तो स्ट्रैबो और प्लिनी ये जो कुछ इतिहासकार हैं, इन लोगों ने ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन के कुछ इन्फ्रेंसेस जो है वो निकाले हुए हैं, या मैं कहूँ कि कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले हुए हैं, जिनको बाद में उन्होंने अपने बुक्स वगैरह में, अपनी राइटिंग्स में कोट करा हुआ है। तो वो हम समझते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि रोम साम्राज्य जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे गुणवत्ता की हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी की हैं, और ये जो बेस्ट क्वालिटी वाली चीजें हैं वो कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोविंसेस से आ रही हैं, कुछ कुछ एरिया से आ रही हैं, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में ही बन रही हैं, या वो पर्टिकुलर एरिया उस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे वाइन, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो वाइन है, ठीक है, शराब है, वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की, बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन है वो कहाँ पे बन रही है? कैंपेनिया में बन रही है। ठीक है, कैंपेनिया नाम की प्रोविंस है, कैंपेनिया नाम का एरिया है। ठीक है, कैंपेनिया नाम की सिटी है, जिस सिटी में बेहतरीन क्वालिटी की वाइन का प्रोडक्शन चल रहा है। और वाइन का कंजम्पशन तो आपको पता है, वाइन का कंजम्पशन पूरे रोम में हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि कैंपेनिया का जो इकोनॉमी है वो कितनी तेजी से ग्रो करेगा, और जब कैंपेनिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा? रोम को भी मिलेगा। ऑब्वियसली रोम का मतलब है कि पूरे रोमन साम्राज्य को मिलेगा इसका फायदा कुल मिला के। सम्राट को और ज्यादा, सम्राट को ही मुख्य रूप से फायदा मिलेगा, टैक्स तो सम्राट ही ले रहा है। ठीक है, चलिए, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट, और बड़े पैमाने पर व्हीट का जो प्रोडक्शन है, व्हीट की जो उत्पादकता है वो कहां से इंश्योर की जा रही? सिसिली और बेजेकियम नाम के सिटीज से। डेंसली कल्टिवेटेड, कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो काफी ज्यादा डेंसली कल्टिवेटेड है, या वहां पर खेती बहुत बढ़िया बड़े पैमाने पर हो रही है, गैलिली नाम के शहर में। ठीक है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम फ्रॉम न्यूमरस स्टेट्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह थी, स्पेनिश ऑलिव ऑयल जिन जगहों पर प्रोड्यूस होता था उन एरियाज को फंडी कहते थे, फंडी स्टेट कह दो बेसिकली। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है एक बड़ा प्रोडक्शन एरिया, या मैं कह दूं एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा एरिया जहां पर कमर्शियली प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का, वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट एंटिटी के हाथ में है या प्राइवेट पर्सन के हाथ में है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वहां के लोकल जो ऑफिसर्स होंगे या वहां की जो काउंसिल होगी, उसका जो मेयर होगा, ठीक है, उसके हाथ का, मतलब उसके हाथ की चीज हो सकती है, मतलब उसके कंट्रोल की चीज हो सकती है, या उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरीके की ऑब्वियसली बात है, जो रिच लोग होते थे वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते थे, तो हमें ये बहुत ज्यादा मतलब अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में से लोगों का ये चीज हो सकता है। बट स्टेट्स जो है उनको फंडी बोलते थे, ध्यान रखना। तो फंडी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फंडी कुछ और नहीं है। फंडी स्टेट्स होते थे जहां पर बड़े पैमाने पर माइट भी ऑलिव ऑयल को ग्रो किया जाता रहा होगा, बगीचे पूरा मतलब एक लगा हुआ है, खूब सारे पेड़ लगे हैं ऑलिव ऑयल के, और वहां से निकाला जा रहा है वो, ठीक है, ऑलिव, और इसके बाद फिर वो उसको एक्सट्रैक्ट करके, और फिर क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया चाहिए ना, आप पहले ग्रो करेंगे ऑलिव को, और उसके बाद ग्रो करने के बाद उसको लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे जब मतलब निकालेंगे उसको पेड़ से, और उसके बाद उसको फिर क्या करेंगे आप, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा एक मशीन डेवलप करना पड़ेगा, मशीनरी वाला एरिया भी डेवलप करना पड़ेगा। तो पूरा स्टेट होता था और वहां पर ये सारा काम बेसिकली होता था। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्सपेंशन तेजी से चल रहा है। एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन्स दैट हैड अ रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। कुछ कुछ एरियाज रोम की इकोनॉमी में इसलिए भी काफी बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर रहे थे क्योंकि इन एरियाज का जो क्या कहें फर्टिलिटी है, उत्पादकता है, ठीक है, वहां का जो प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, वहां का प्रोडक्शन लेवल जो है वो अच्छा खासा है। तो कुछ कुछ एरियाज हैं रोम के ऐसे जिनकी फर्टिलिटी क्या कह रहे हैं एक्सेप्शनल लेवल पर है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, उसकी जो क्वालिटी है दैट इज एक्सेप्शनल, ठीक है, अनमैच्ड, किसी और एरिया से उसको मैच ही नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनकी फर्टिलिटी अनडिस्प्यूटेड, अनमैच्ड है। क्लियर है? चलो, तो जैसे हम देखते हैं इटली हो गया, ठीक है, सिसिली हो गया, इटली में ही पर्टिकुलर एरिया में, फिर ट्यूनीशिया हो गया, और सदर्न स्पेन का बैक्ट्रिया नाम का शहर हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे एरियाज थे, ठीक है, जो अपनी फर्टिलिटी की वजह से धीरे धीरे क्या होंगे, ज्यादा पॉपुलेटेड होते चले जाएंगे, डेंसली पॉपुलेटेड होते चले जाएंगे। लोग कहाँ आके बसेंगे? लोग ऐसी जगहों पर आके बसेंगे ना जिन जगहों पर उनको ज़्यादा क्या मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, फिजिबल कंडीशंस मिल जाएंगी बसने की। और फिजिबल कंडीशन में सबसे पहली चीज़, सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि आपको एक उपजाऊ ज़मीन मिल जाए, नदी वगैरह का क्षेत्र मिल जाए,
पुराने सेटलमेंट भी ऐसे ही आप देखो हुए हैं जितने, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्सेप्शनल फर्टिलिटी वाली लैंड मिल रही है, रिवर के बैंक्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बसने में कोई समस्या नहीं होगी, आप बसेंगे, सेटल होंगे। धीरे धीरे क्रॉप प्रोडक्शन तेजी से हुआ, वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन जब हुआ तो कंजम्पशन से जब ज़्यादा हुआ तो फिर उनकी सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया, आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इस तरीके से एक तो आपके खाने के लिए आपको सरप्लस मिल ही रहा है, साथ साथ आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है क्योंकि आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे शहर हैं इटली के बाहर के, ट्यूनीशिया वगैरह, स्पेन का सदर्न पार्ट जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जो बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, वहाँ पर प्रोडक्शन लेवल जो है वो इतना बढ़िया चला जाएगा कि वो प्रोडक्शन जो है वो अपने कंजम्पशन से काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब उतना कंजम्पशन कर ही नहीं पा रहे वहां के लोग, और ये मान के चलो कि फिर और पॉपुलेशन वहां पे धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये डेंसली सेटल्ड पार्ट हो जाएंगे एज वेल एज वेल्दिएस्ट पार्ट हो जाएंगे। तो वेल्दिएस्ट पार्ट क्यों हो जाएंगे, दैट इज वेरी 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 इजी टू फिगर आउट, ठीक है ना। इनकी इकोनॉमी इनके एग्रीकल्चर की वजह से ग्रोथ कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर या मैं कहूं जो कल्टीवेशन हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का हो रहा है, क्लियर है। तो ये जो कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर बेहतरीन लेवल का हो रहा है, ये इनकी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, यही मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया एक तरीके से। तो ये वेल्दिएस्ट पार्ट भी होते चले जाएंगे और डेंसली सेटल्ड पार्ट भी होते चले जाएंगे। तो कुछ कुछ एरियाज में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है हमें, और जितना ज्यादा ये मान के चलो कि यहाँ पर ये पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उतना ज्यादा और इकोनॉमी बढ़ रही है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उतना ही रोम का जो हम ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन देख रहे हैं ये कलेक्टिवली है। कलेक्टिवली वर्ड में यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इन सारी चीजों का फायदा रोम के सम्राट या रोम की जो राज सत्ता है उसको मिल रहा है। तो रोम का जो पावर बढ़ रहा है, रोम जो पावरफुल हो रहा है, वो क्यों पावरफुल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑल्सो। चलो कुछ और एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन एस्पेक्ट्स को देखते हैं हम, ठीक है, जिन एस्पेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो दूसरी तरफ अभी तक तो हमने इकोनॉमिक एक्सपेंशन में ये देखा कि कहां से क्या क्या चीजें आ रही हैं, थोड़ी बहुत खेती के बारे में भी समझने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वेयर इन अ मच लेस एडवांस स्टेट। दूसरा पक्ष देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा पहलू क्या कह रहा है कि रोमन साम्राज्य का जो ज्यादातर विस्तार हुआ था, क्लियर है, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन अ मच लेस एडवांस स्टेट, ठीक है। यानी रोम साम्राज्य का जो ज्यादातर विस्तार हुआ वो किन एरियाज में हुआ, जो शुरुआत में ज्यादा विस्तारित नहीं थे, ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट्स जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेट। तो सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ भी ज्यादा इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर जो विस्तार हुआ रोम के टेरिटरीज का या एरियाज का, ठीक है, वो उन एरियाज में हुआ शुरुआत में जो ज्यादा एडवांस में नहीं थे, क्लियर है। जैसे मैं नॉर्थ की बात कर लूँ, नॉर्थ का पूरा एरिया, राइन और डेन्यूब के आसपास का जो एरिया है उधर, वो ट्राइबल वाला, मतलब शुरुआत में काफी ज्यादा ट्राइबल लोग ही रहते थे वहां पे और कुछ नहीं, क्लियर है। तो कुछ कुछ ऐसे एरियाज में देखने को मिलेंगे आपको जो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेट पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलो द pastoral and semi nomadic communities were often on the move। और इन एरियाज पे आप देखो, एक तरफ दोनों पिक्चर समझने की कोशिश करो, एक तरफ आपको बड़ा डेवलपमेंट वाला सिनेरियो दिखा दिया गया है यहाँ पे, लेकिन भूल करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ये मत बना लेना कि रोम जो है वो एक बहुत इतना कि वहां पर इनइक्वालिटी या वहां पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वहां पे डिप्राइव्ड लोग नहीं है। आपको दोनों पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ रोम का आर्थिक जो मजबूती है, विस्तार है, वो तो दिखाने की कोशिश की ही गई, लेकिन साथ साथ एक और चीज आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि समझो दूसरी तरफ हमारे पास कुछ और, एक और सिनेरियो है, एक और पक्ष है रोम का, जो उसको भी जानने की कोशिश करो। और वो पक्ष ये है कि हम देख रहे हैं कि रोम का विस्तार कुछ कुछ ऐसी जगहों पर भी हुआ है जहां पर एरियाज बहुत ज्यादा एडवांस स्टेट पे नहीं है, यहां पर घुमक्कड़ लोग, पैस्टोरल हैं, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, समझ रहे हो। पैस्टोरल मतलब जो पशु चराने वाले लोग हैं, ठीक है, जो एनिमल रेयरिंग वगैरह पे अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, एनिमल रेयरिंग पर पशु कैटल्स वगैरह पालते हैं, और इन्हीं का जो प्रोड्यूस होता है, इन्हीं की जो चीजें होती हैं, मिल्क वगैरह, इनके वूल्स वगैरह, ठीक है, मीट वगैरह, इसी को ट्रेड करके अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाते हैं, क्लियर है। तो पैस्टोरल लोग जिनके पास ज्यादा कुछ लैंड पोर्शन नहीं है, जमीन वगैरह नहीं है, या उस एरिया में लोग खेती नहीं करते हैं, ये लोग फिर कृषि के बदले
पशु चराकर या पशुओं को रखकर उनसे फिर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, प्लस उनके जो प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के, इनको ट्रेड करके अपनी चीजें जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं उन लोगों से, जैसे किसान वगैरह जो है उनसे, जिनके पास वो चीजें हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, ऐसा अनाज वगैरह जो हो गए वो किसानों से ले लिया। ठीक है। सेमी नोमैडिक लोग हैं जो एक जगह पर, जिनका ठिकाने ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जो वो घूमते रहते हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज जो है इस एरिया में आपको मिलेंगी। ये जो एरियाज हैं जो बहुत ही लेस एडवांस स्टेट में हैं, ऐसी जगहों पर आपको पैस्टोरल सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज मिल जाएंगी। और इन जगहों पर अक्सर ये देखने को मिला है, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जो होती थी ये क्या करती थी, ये अपने जो प्लेसेस होते थे, ठीक है, ये सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, ये अपने जो प्लेसेस होते थे इन प्लेसेस को अपने साथ लेके घूमती रहती थी। अब नोमैडिक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेटल्ड तो नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर प्लेस में सेटल नहीं होंगी, एक परमानेंट प्लेस नहीं होगा, इनका परमानेंट रेसिडेंस नहीं होगा। ठीक है, परमानेंट प्लेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर परमानेंट प्लेस नहीं है तो फिर टेम्परेरी कुछ अरेंजमेंट होगा। टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या था इनका, जो टेम्परेरी अरेंजमेंट था वो था ओवन शेप। ओवन शेप जो है हट्स होती थी, ओवन शेप हट्स होती थी इनकी, और इन्हीं ओवन शेप हट्स को ये लोग कैरी करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहा जाता था, मैपिलिया भी कहा जाता था। तो मैपिलिया जो होता था, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग लेते रहते थे, घूमते रहते थे लेके, मतलब ठीक है, एक जगह पर कुछ समय लेके रहे और उसके बाद फिर जब उस जगह पर रिसोर्सेज जब तक उन्होंने यूटिलाइज करे तब तक ठीक है, फिर जब उनको लगा या वेदर की कंडीशन के हिसाब से या फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उस एरिया से अपनी मैपेलिया को फिर वो रिलोकेट करके दूसरे एरिया पे चले गए जहां पर उनको वो सारी चीजें अवेलेबल हो गई जो पहले अवेलेबल थी। तो इस तरीके से मूव करते रहते थे पर्टिकुलर प्लेसेस पे। क्लियर? तो हमें ये चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। एज रोमन स्टेट्स एक्सपैंडेड टू द नॉर्थ अफ्रीका, और जैसे जैसे ये रोम के साम्राज्य यानी कि शुरुआत जो हो रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है वो रोम के इर्द गिर्द से हो रहा है, क्योंकि रोम में पॉलिटिकल सिस्टम रोम के आसपास बढ़ा, और फिर धीरे धीरे जब ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन और आगे बढ़ा, पॉलिटिकल एक्सपेंशन तो हो गया था लेकिन पॉलिटिकल एक्सपेंशन के पैरेलली उतना ही तेजी से इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होने में धीरे धीरे समय लगेगा। ठीक है, राजाओं ने जीत के तो पूरा एरिया अपने में समाहित कर लिया, या अपने एरिया, उस पूरे एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तो यहां पर अब जैसे जैसे आर्थिक विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन रोम से निकलकर और दूसरे प्रोविंसेस की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ भी मूव करेगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ और रोम के नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। नॉर्थ अफ्रीका मतलब साउथ की तरफ बेसिकली, क्लियर है, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ मूव करेगा। तो एज दे आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ अफ्रीका, देयर एक्टिविटीज वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड देयर मूवमेंट्स मोर टाइटली रेगुलेटेड। तो यहां पर एक और दूसरा एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आर्थिक विस्तार हो रहा है वैसे वैसे लोकल लोगों की फ्रीडम भी थोड़ा सा हमें क्या है, कर्व होती दिख रही है। लोकल लोगों की जो फ्रीडम है वो कर्व होती दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, जैसे नॉर्थ अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है, तो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जैसे जैसे रोमन स्टेट्स संपत्तियों का, फैक्ट्रीज का, वो एरिया जो कमर्शियली वायबल हैं, वो एरिया जो कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं चीजों का, उनका स्टेट्स का जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर एग्जांपल आपका नॉर्थ अफ्रीका को देते हुए क्या बता रहे हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में जब एक्सपेंशन हुआ तो धीरे धीरे इनकी एक्टिविटीज, मैपेलिया वालों की सेमी नोमैडिक जो पैस्टोरल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं इनको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। क्यों? अब सोल्जर्स आ रहे हैं वहां पर, रिच वर्ग के जो लोग हैं, है ना, मतलब जो बड़े वर्ग के लोग हैं, ये बड़े वर्ग के लोग, जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, रिच क्लास के लोग हैं, ये लोग नहीं चाहेंगे कि अननेसेसरी इस तरीके से मूवमेंट हो। ठीक है, इससे हमारे प्रोडक्शन को भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिल सकता है, इससे हमें ये भी नुकसान हो सकता है कि ये लोग कभी कैजुअली ऐसे नुकसान कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी अपने अप्रीहेंशंस जो है उनको लेके, मतलब कुल मिला के थोड़ा सा ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर में रखा जाए चीजों का, ताकि प्रॉपर हमको भी सेफ्टी मिल जाए। तो शायद इसलिए इनकी एक्टिविटीज को ज्यादा रिड्यूस किया गया होगा और इनके मूवमेंट को बहुत अच्छे से टाइटली रेगुलेट किया गया होगा। क्लियर है? चलो समझने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो फिर इन एरियाज में और हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया मेडिटेरेनियन का है, तो मेडिटेरेनियन का है मतलब वाटर की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है। अब वाटर की जब सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है तो हमने देखा कि रोमन्स ने कुछ अच्छी अच्छी डिवाइसेस भी इंट्रोड्यूस करी हुई हैं। रोमन्स ने कौन कौन सी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करी हुई हैं? ऐसी डिवाइसेस जो क्या कर रही हैं, वाटर पावर को जनरेट कर रही हैं। ठीक है, वाटर पावर को जनरेट कर रही हैं। तो कुल मिला के मैं समझ सकता हूं यहां पे कि आप ये बात अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे
कि पहले हमने क्या देख लिया, इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो आसपास की प्रोविंसेस में चल रहा है, फिर हमने दूसरा एक साथ ये भी ऑप्शन देख लिया कि कैसे वहां पर कुछ एक ऐसे एरिया के लोग भी हैं जो थोड़ा सा डिप्राइव्ड हैं, उनको भी कंट्रोल किया गया धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ। मतलब रोम का एक हिस्सा था जहां पर ऐसे लोग थे जिनको विस्तार से कोई मतलब नहीं था, आर्थिक प्रगति से कोई बहुत मतलब नहीं था, उनका जीवन तो ऐसे ही सेमी नोमैडिक जैसा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको रेगुलेट किया गया। फिर हम तीसरे पक्ष की तरफ आ रहे हैं कि हम देखें अगर कि कृषि वगैरह की चीज़ों के लिए या वाटर मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें रोमन्स के, तो यहाँ पर पानी का बेहतरीन उपयोग करने के लिए आप देख रहे हो कि मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, क्लियर है, और इससे क्या है, पावर जनरेट करने की कोशिश की जाएगी और पावर जनरेट करके फिर बहुत सारे और दूसरे काम भी किए जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरेनियन, ठीक है, क्योंकि मेडिटेरेनियन ये वो इलाका है, आपको पता है, जहां पर वाटर की सफिशिएंट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर भी कहते थे, क्लियर है। कृषि वगैरह के लिए और भी तमाम विंड पावर जनरेशन वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ये। चलो, वाटर पावर और मिलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी जो है ये ऑयल प्रेसिंग वगैरह की टेक्निक के लिए, वाइन वगैरह को बनाने के लिए, इन सब में जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना है ना। ये आप देख रहे हो वाटर मिलिंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें वाटर को इस तरीके से एक साइकिल से, ये जो व्हील जैसा है इसके थ्रू गुजारा जा रहा है, ये देखो, और फिर अब ये जो है इसको चैनलाइज करा जाएगा और ये आगे जाके किससे कनेक्टेड होगा, किसी एक ऐसी मशीन से कनेक्टेड होगा जो कि जैसे हो सकता है वो ऑयल प्रेसिंग मशीन हो, ठीक है, जो ऑलिव ऑयल बनाने में काम कर रही हो, या फिर हो सकता है वाइन वाली मशीन हो, या कुछ इसी तरीके का कमर्शियल जो प्रोडक्टिविटी वाला काम हो रहा होगा वो कुछ यहाँ पे हो रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक वगैरह भी यहाँ पे हो रही है। इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, माइंस वगैरह में मेटल्स को माइन करने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे गोल्ड और सिल्वर माइंस में यही तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, क्लियर है। ज्यादातर स्पेन हो गया जहां पर आपकी गोल्ड माइंस है, गोल्ड माइंस और सिल्वर माइंस है, स्पेन से बड़े अमाउंट में इन चीज़ों की सप्लाई होती थी। तो गोल्ड और सिल्वर माइंस में से माइनिंग करने, या मैं कहूँ उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेटल्स हैं, इनमें हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, क्लियर है। द एक्सटेंसिव ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स, आगे जाके आप देखोगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज, आगे जाके आप देखोगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन का एक और बेहतरीन नमूना, कि मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, कृषि देखने को मिलेगी, यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे जब इकोनॉमिक वेलफेयर तेजी से बढ़ रहा है, देखो, तो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ने का एक फायदा क्या है, इकोनॉमी जब तेजी से बढ़ रही है, तो इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो कुछ लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, कुछ लोग के हाथ में नहीं जा रहा है, तो इनइक्वालिटी, या तो फिर उसका प्रॉपर अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक मैं कहूं कि क्यूमुलेटिव, या मैं कहूं कि एक कॉमन जो वो है, ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो रही है जिसमें सबको लगभग एटलीस्ट इतना मिल रहा है कि उनकी लाइफ स्टाइल ठीक ठाक कंडीशन में पहुंच रही। तो डेवलपमेंट जो है वो हमें कॉमन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहा है यहाँ पे। तो इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रोथ करी, हालांकि ऐसा आपको रोम में पूरी तरह से नहीं देखने को मिलता है कि हम एक आइडियल सोसाइटी की बात कर ले, रोम में बड़ी लेवल पर इनइक्वालिटी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ है, उस इकोनॉमिक एक्सपेंशन से जो वेल्थ जनरेट हो रही है, इस वेल्थ के जनरेट होने से कुछ एक सेक्शन को ज्यादा फायदा ऑब्वियसली हुआ, ठीक है। तो जब ये वेल्थ बड़े पैमाने पर जनरेट हो रही है, तो इस वेल्थ से और डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का इजाद किया गया, बैंकिंग सिस्टम का स्थापना हुआ, या मैं कहूं बैंकिंग सिस्टम को इजाद किया गया, या बैंकिंग सिस्टम बनाया गया। तो बैंकिंग सिस्टम और कुछ नहीं कि भैया पर्टिकुलर जो लोग वेल्थ कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, इन लोगों से वेल्थ ले लो, पैसा ले लो, अमाउंट ले लो इंटरेस्ट बेस पे, और फिर आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को आप फंड कर लो और इस तरीके से प्रॉफिट कमा लो। तो हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनकी बदौलत आप और बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ देखेंगे यहां पे, ठीक है। चलो अब जब आर्थिक विस्तार होगा
तो काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यानी बड़े पैमाने पर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने देख लिया कि आर्थिक विस्तार के मामले में, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के मामले में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के मामले में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया रोम ने, बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिला। जो नॉर्मल हेल्दी कंपटीशन सब जगह होता है वो यहां पर भी देखने को मिला, ठीक है। वो बात अलग है कि आप उतना बेहतरीन तरीके से इक्वालिटी नहीं देखने को पाओगे, ये सब जगह रहेगा, ठीक है। एकदम से ऐसा फायदा कहीं नहीं हो जाएगा कि इतना बढ़िया सम्राट कहीं का नहीं हो जाएगा कि सबको वो प्रॉपर ध्यान रखे, ठीक है। तो खैर वो चीज डिस्कशन का मैटर भी नहीं है। डिस्कशन का मैटर है कि हम अब देखें कि जो काम करने वाले लोग होते थे, जो वर्कर्स होते थे, इनकी क्या कंडीशंस थी, इनकी क्या कंडीशंस थी, ठीक है। सो स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोलिंग वर्कर्स, यानी किस तरीके से काम करने वालों को नियंत्रित किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, क्लियर। तो अब आप थोड़ा सा देख सकते हो, एक डार्क साइड समझ सकते हो। तो उस समय के हिसाब से, उस समय के हिसाब से ये जो है वो, आप इसे चाहे डार्क कहना चाहो तो कर लो, क्योंकि इतिहास के अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की व्यवस्था होती है और अलग अलग तरीके से लोगों को राइट मिलते हैं वहां के रहने वाले लोगों को। और ये हमेशा से रहा है कि जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है या कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है तो फिर उसका शोषण वाजिब है। तो ये आपको रोम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। स्लेवरी की या दास प्रथा जो है, दासता की जो प्रथा है, वो हमें रोम में देखने को मिलती है। तो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन। अब लोगों को काम करवाने वालों की आवश्यकता पड़ती थी बड़े पैमाने पर, ठीक है, कि भैया हमको वर्कर्स चाहिए, क्लियर है। इसलिए स्लेवरी को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ही बना दिया गया था, प्रॉपर लीगल इंस्टीट्यूशन था। ध्यान रखिएगा, लीगल का मतलब है कि दास जो है, स्लेव जो है, इनका किस तरह से मालिकाना हक रहेगा, इनके क्या मालिकों को लेके इनके प्रति किस तरीके का मालिक राइट्स रख सकते हैं, किस तरीके का रवैया रख सकते हैं, ये सब चीजें जो है प्री डिसाइड थी। इनफैक्ट कितनी बाउंड्री क्या कैसे, वो सब कुछ है ना। कभी अगर कोई दास कभी गड़बड़ी कर दे मालिक के प्रति तो फिर कितना बड़े लेवल पर पनिशमेंट का विधान है, ये आप देखोगे आगे हो, इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है अभी, हो सकता है कि आप डेफिनेटली कवर ही हो जाएगा, आज सब कुछ कवर कर देंगे। सब कुछ का मतलब इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर्टिकुलरली प्रॉपर कवर हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन वॉज डीपली रूटेड, ठीक है। हमें ये हर जगह देखने को मिलता है, पूरे मेडिटेरेनियन एरिया में और नियर ईस्ट में, इन दी नियर ईस्ट, पूर्व की तरफ, मतलब कुल मिला के देख लो तो आपको रोम के लगभग पूरे हिस्से में, पूरा जो रोमन साम्राज्य है, पूरा जो एम्पायर का पार्ट है, इस पूरे एम्पायर में हमें स्लेवरी के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, क्लियर है। चलो, और इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज्ड एंड termed up as a state religion in 4th century hasn't challenges this institution। तो आप इस बात से ये समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करें कि स्लेवरी को किस हद तक या किस लेवल तक इंपॉर्टेंट मान रहे हैं वो, अपने जीवन का पार्ट मान रहे हैं वो, या अपने लिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कि आगे जाके जब क्रिश्चियनिटी वगैरह की ग्रोथ हो जाएगी, और क्रिश्चियनिटी जब आपका रोमन एम्परर है, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, जो कि ऑफिशियली क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेगा, क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसने जो है ऑफिशियल रिलीजन बना दिया क्रिश्चियनिटी को रोम का। और उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि इक्वालिटी की बात हो, या ऐसा नहीं हुआ कि भाई इनको इस लेवल पर जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं ये ना करके थोड़े से राइट कम से कम दिए जाएं। तो इवन क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ जैसे जैसे होगी, उसके बावजूद भी उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी भले स्टेट रिलीजन बन जाएगा 4th सेंचुरी के बाद भी, हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी ने, चाहे वो क्लर्जी हो, पोप हो, बिशप हो, या क्रिश्चियन रिलीजन के कुछ बड़े जो अच्छे ओहदे पर बैठने वाले लोग हैं, ठीक है, जो बड़े धर्मगुरु हैं, वहाँ के रिलीजियस फिगर्स हैं, वो भी कोशिश करें इस इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने की। तो ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूशन लंबे समय तक अलाइव रहेगा, लंबे समय तक वहां काम करता रहेगा, और इनफैक्ट रोम साम्राज्य के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहा। रोम खत्म हो गया लेकिन स्लेवरी खत्म नहीं हुई, क्लियर है। अगस्टस के शासनकाल में, अंडर अगस्टस, देयर वर स्टिल 3 मिलियन स्लेव्स इन अ टोटल इटालियन पॉपुलेशन ऑफ 75। अब देखो क्या स्थिति है उस समय, यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे वैसे जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी स्थिति में थोड़ा सा हम निगाह जो डाल रहे हैं, तो कितने अमाउंट में है वो लोग, कितने अमाउंट में स्लेव हैं उस समय, ठीक है। तो हालांकि धीरे धीरे अभी देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे कि डिक्लाइन आ जाएगा इनकी संख्या में,
एक अच्छी खासी कमी आने देखने को मिलेगी कि कमी आ रही है। तो 75 मिलियन इज द टोटल पॉपुलेशन, इटालियन पॉपुलेशन, और इस 75 मिलियन की पॉपुलेशन में 3 मिलियन फिर भी ये अच्छा खासा अमाउंट है, 30 लाख के आसपास आपको दास मिल रहे हैं। ठीक है, तो 30 लाख के आसपास दास मिल रहे हैं, मतलब ये कम नहीं है, ये ठीक ठाक पॉपुलेशन है। चलो, सो अगस्टस, अगस्टस कौन है? अगस्टस ये वही है जिसने रोमन साम्राज्य या रोमन एम्पायर की नींव रखी थी। याद है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एन अर्ली एम्पायर वाला जो अपना पूरा चैप्टर है, उसमें मैंने बताया आपको ऑक्टेवियन अगस्टस जिसने बेसिकली रिपब्लिक से एम्पायर में ट्रांजिशन को स्मूथ करा है, तो रोम को साम्राज्य बनाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके शासनकाल में हमें देखने को मिलता है कि उस समय जो गुलामों की संख्या है, जो दासों की संख्या है, जो स्लेव्स की संख्या है, दैट इज अप्रॉक्स 3 मिलियन। ठीक है, चलो, तो अभी ये संख्या भले कम हो जाए, लेकिन अभी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, सिनेरियो में ऐसा इसलिए है, इसके पहले और बहुत ज्यादा थी, ध्यान रखिएगा, अभी कम क्यों हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 मिलियन के आसपास ये जो पॉपुलेशन है आपके स्लेव्स की आउट ऑफ 75 मिलियन, उसका रीजन ये है कि लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब दे आर कंसीडरिंग द स्लेव्स एज देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्लेव है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट, चीज प्रॉफिट अर्जित करने का, प्रॉफिट अर्न करने का एक मीडियम हो गया। तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है आपकी, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आपका, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इट मींस अगर आपके पास स्लेव सफिशिएंट अमाउंट में है या मैक्सिमम अमाउंट में स्लेव है, तो आपके बागानों में, आपके खेतों में, आपके जहां जहां भी जो भी जगह पर्टिकुलर स्टेट है आपकी, उस जगह पर आपको काम करने के लिए फ्री में लोग अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो स्लेव्स वर कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट। और अपर क्लास जो था रोम का जो उच्च वर्ग था, अपर क्लास था, वर ऑफन ब्रूटल। एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को आप देखो, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए है? लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट बनाया गया, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट बनाया गया, लेकिन फिर भी इन लोगों को ट्रीट कैसे किया जा रहा? वेरी ब्रूटली। ठीक है, ब्रूटल ट्रीटमेंट होता था, क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था इनके ऊपर। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग जो है इनको सामान्य मनुष्य की तरह मानता ही नहीं था, कुल मिला के समझ के आप ये चल सकते हो। ठीक है, तो उनका जो व्यवहार था काफी क्रूअल था, क्रूरतापूर्वक था, ब्रूटल था, बहुत ही बेकार तरीके का था। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्तियों का, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ पर रोमन अपर क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ऑर्डिनरी पीपल की बात कर रहे हैं, मतलब आप ले मैन की बात कर रहे हो एक तरीके से, जो बहुत ही कॉमन मैन है, ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहे हो, ऑर्डिनरी सिटीजन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अपर क्लास की बात कर रहे हो। तो अपर क्लास का जो ट्रीटमेंट है स्लेव्स के लिए, दैट इज वेरी इनह्यूमन। बट द ले मैन और द ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी जो होता है, आज का आम आदमी जो है, वैसे ही उस समय का जो आम आदमी था, तो जो आम आदमी है उनकी सहानुभूति है, वो बहुत ही करुणा के साथ, कंपैशन के साथ ट्रीट करते हैं स्लेव्स को। दे हैव कंपैशन इन देयर हार्ट फॉर द स्लेव्स। एक कहानी सुना देता हूं आपको यहाँ पे, स्टोरी ऑफ टैसिटस। टैसिटस कौन है? एक हिस्टोरियन है। ठीक है, टैसिटस भाई साहब एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है। तो ये जो इतिहासकार है टैसिटस, ये हिस्ट्री लिखते हैं, ये फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो हिस्ट्री है उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो टैसिटस जो है ये लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक सेकेंडस नामक रिच क्लास का पर्सन था, जिसके पास काफी सारे स्लेव्स थे, बहुत सारे स्लेव्स थे। अब हुआ ये कि कुछ इसने उटपटांग करा होगा मालिक ने, मास्टर ने, और स्लेव जो है वो एग्रेसिव होके या जो भी कुछ ऐसी कंडीशन रही हो, स्लेव ने मार दिया। He killed his master. He killed his master. Killed the master. आप समझ रहे हैं कि एक मास्टर को खत्म कर देना अपने आप में कितना बड़ा, बहुत ब्रेवरी का काम किया होगा उस गुलाम ने। तो उस गुलाम ने मार दिया, निपटा दिया। बेचारा डर के मारे क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, जैसे ही खबर बाहर फैली, तो दोनों लोग, कौन कौन? ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, सामान्य लोग जो थे वो भी इकट्ठे हो गए, और जो अपर क्लास के लोग थे, ये बेचारे तो ऑब्वियस सी बात है इकट्ठे हो गए। बेचारे क्यों? ये तो दुष्ट है। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल बेचारे हो गए, और अपर क्लास चलो मान लेते हैं दुष्ट लोग। तो अपर क्लास का जो सेक्शन है, ये इस स्लेव को मारने के लिए, इनफैक्ट जो नियम था वो तो ये था कि अगर किसी भी मास्टर की कोई गुलाम हत्या कर देता है, तो उस छत के नीचे जितने भी गुलाम हैं, ऑल द स्लेव्स अंडर द रूफ शैल बी एग्जीक्यूटेड। उनका सबका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सबका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, सबको निपटाओ, एक तरीके से सबको मार दो, जितने भी गुलाम है उस छत के नीचे उनको सबको
मार दो। ये एक लेसन जाना चाहिए, बड़ा लेसन जाना चाहिए कि इस तरीके की जो धृष्टता है, इस तरीके का जो तुम्हारा एक्टिविटी है, ये तुम्हारा जो कहते हैं कि मतलब जो तुमने ये काम किया है वो तुमको बिल्कुल भी तुम्हारी पूरे जनरेशन और तुम्हारी पूरी सोसाइटी, तुम्हारे पूरे कम्युनिटी को खत्म करने वाली है। तो इतना डर भर दो उनके भीतर। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट होती है। अपर क्लास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग एग्जीक्यूट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ऑर्डिनरी पीपल इनको बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये स्लेव जो था जिसने उसको मारा था सेकेंडस को, इनको बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब बात पहुंच जाती है सीनेट तक। अब सीनेट में कौन है? अपर क्लास के लोग हैं। तो अपर क्लास के लोग यानी सीनेट के लोग उसका सेकेंडस का ही या सेकेंडस की फैमिली का ही सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल इवन ये तक पहुंच गया, सीनेट का घेराव कर लिया इन लोगों ने। सीनेट को पूरा एकदम घेर लिया गया चारों तरफ से, सीनेट को घेर लिया। ये करोगे कैसे? तुम बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इन लोगों को। इन्होंने ठीक काम किया है, इनका जो एक्टिविटी है बहुत ही खराब है गुलामों के प्रति। तो ऐसी कंडीशन में फिर सीनेट जो है उसने उस समय के सम्राट को कहा कि भैया देखो ये बहुत, इनका तो जो दुस्साहस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर देखो ऐसे सिनेरियो में सम्राट को आना पड़ा। नीरो था उस समय सम्राट, और सम्राट ने फिर खुद जो है वो इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया। और वो क्या करेगा फिर? अपनी कमांड करेगा आर्मी को। आर्मी कमांड करेगा कि भैया जाओ तुम लोग बढ़िया टुकड़ी उकड़ी में पूरी वो गली जो है उसको कवर कर लो, और जितने भी लोग ये बदमाशी कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं उनको सबको पकड़ लो, उनको भी एग्जीक्यूट करो, और इनको तो ये जो स्लेव है इनको तो पकड़ के फांसी पे चढ़ाओ ही। तो फिर ये लेवल है। अब आप देख रहे हैं मतलब इस तरीके से कुछ भी करके स्लेव्स को बस मारना है। लेकिन फिर भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ये स्टोरी ऑफ टैसिटस जो है ये बहुत बढ़िया इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि इस तरीके से जो सामान्य व्यक्ति होता था वो गुलामों के प्रति दयालुता का भाव रखता था। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो मैंने कहा था ना कि अभी रीजन पता चलेगा कि कैसे कैसे अभी 3 मिलियन के आसपास थी पॉपुलेशन स्लेव्स की, लेकिन ग्रेजुअली वो कम हो रही है। तो क्यों कम हो रही है? विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, जैसे जैसे शांतिकाल स्थापित हुआ। शांतिकाल अब आपको समझ में आ गया होगा, 27 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है, 27 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड जिसमें अगस्टस जो है वो रोमन फायर की नींव रख रहा है। वो इसके पहले कितने वॉर हुए आपको पता है कि पूरा भयानक सिविल वॉर का पीरियड था, और एक बड़े लेवल पर सिविल वॉर चला है इस दौरान। तो जब ये सिविल वॉर का टाइम पीरियड था, अच्छे खासे युद्ध हुए होंगे, बड़े लेवल पर मैन पावर जो है उस युद्ध में इन्वॉल्व हुआ होगा, और मैन पावर की कमी हो गई होगी ऑब्वियसली। लड़ाने के लिए पहले वैसे भी ऐसे लोगों को यूज किया जाता है जिनके जीने मरने का ज्यादा कोई यूज नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा ध्यान रखना इतिहास में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसी का होता है या वही उन्हीं व्यक्तियों का होता है जिन व्यक्तियों की स्थिति समाज में मतलब स्लेव जैसी ही है। ऐसे लोगों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर रख देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक, मैक्सिमम अटैक वही बेयर करेंगे। तो हो सकता है स्लेव वगैरह को भी ऐसी कंडीशन में रखा गया होगा, और स्लेव बड़े पैमाने पर कम हुए होंगे या जो भी स्थिति रही हो, तो वॉरफेयर वगैरह की वजह से कम हो गई थी, इनकी संख्या काफी कम हो गई थी। तो सप्लाई भी कम हो गई, डिक्लाइन, स्लेव्स की जो सप्लाई है उसमें कमी आने लगी। बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि स्लेव की आपूर्ति में कमी आने लग जाएगी। ठीक है, तो स्लेव की जो उपयोग करता थे, द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर। समझ लो स्लेव लेबर कौन है? स्लेव लेबर वो लोग हैं जो स्लेव को अपने, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। तो ये लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में या एक्टिविटीज जो हो रही है इनकी, चाहे वो पर्सनल हो, पर्सनली ये सारी मतलब कमर्शियल एक्टिविटी हो या हाउस होल्ड एक्टिविटी हो, ऐसा जैसे घर के काम करवाने हैं या उनके खेतों में, बागानों में, स्टेट्स में काम करवाना है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर कहीं पे भी ऑक्यूपेशन जिनके जहां जहां है तो जो काम करवाते थे तो ये इन्हीं स्लेव लेबर से करवाते थे। खर्चा कोई अलग अलग से पैसे देने वाला नहीं है, उनके रहने खाने इन्हीं कपड़े और इन्हीं सारी चीजों का खर्चा होता था बस। तो ये जो स्लेव लेबर थे, जैसे जैसे स्लेव की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई, तो ये जो स्लेव लेबर थे ये कुछ अल्टरनेट प्रैक्टिसेस की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया नए स्लेव्स की सप्लाई हो नहीं रही है, तो फिर आपको स्लेव जो है मिलेंगे कैसे? और स्लेव की संख्या हमको थोड़ा सा चाहिए ना, काम तो हो सकता है बढ़ेगा, काम समय के साथ बढ़ेगा, और इनफैक्ट अब पीस टाइम है तो प्रोग्रेस का टाइम है, बेसिकली पीस टाइम है तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो ज्यादा काम करने वाले लोग चाहिए होंगे, ज्यादा काम करने वाले लोग चाहिए तो, पर सप्लाई हो नहीं रही है। तो सप्लाई नहीं हो रही तो फिर क्या करोगे? फिर कोशिश करोगे कि उनको हम कहीं से ऐसा व्यवस्था बना दें कि बाहर से नहीं लाना पड़े। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाई। तो इन लोगों ने कुछ अल्टरनेट प्रैक्टिसेस की तरफ स्विच करने का प्लान करा। वो अल्टरनेट प्रैक्टिसेस क्या थी? ब्रीडिंग या फिर वेज लेबर। दो ठीक है, पहला
तो ये लोग किन प्रैक्टिसेस की तरफ आ रहे हैं? पहली प्रैक्टिस थी स्लेव की ब्रीडिंग करवाने की। अब ये ब्रीडिंग क्या होती है तो बड़ा इजी आपको समझ में आ गया होगा सुनते ही वैसे। तो स्लेव ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि जो गुलाम होते थे, जो दास होते थे, इन्हीं में मेल फीमेल को आपस में फोर्स करना, मोटिवेट करना कि वो और संतानें उत्पन्न करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उत्पन्न करें, ताकि उनके बच्चों को भी गुलामों की तरह, या गुलाम गुलाम ही मान लो, मानना क्या है, गुलामी है वो, गुलामों की तरह ट्रीट किया जाए। और हमें बिना अननेसेसरी खर्चों के, क्योंकि अब नए गुलाम आएंगे, उनको खरीदना पड़ेगा, तो बिना अननेसेसरी खर्चों के हम यहाँ पे गुलाम मिल जाएंगे। प्लस वो बच्चा हमको शुरू से ही देखेगा एज अ मास्टर, तो थोड़ा सा और ज्यादा ओबीडियंट रहेगा शायद। तो कुल मिला के मतलब एक तरीके से उनकी जनरेशन ही ऐसी बना दो गुलामों की अब हमारी, हमारे यहाँ, कि बाहर से लाने नहीं पड़े। तो एक स्लेव ब्रीडिंग और दूसरा वेज लेबर। तो कुछ लोग स्लेव ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे और दूसरा चीपर सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे। चीपर सब्स्टिट्यूट क्या है? अब जब आप गुलाम रखोगे, उनके बच्चे भी पैदा करवाओगे बड़े से बड़े अमाउंट में, तो फिर आपको इतने ज्यादा मैन, जो आपका मैन पावर जनरेट हो रहा है आपके यहाँ, उसके रहने का, ठीक है, उसके रेसिडेंस का, भले आप थर्ड क्वालिटी का बहुत ही बेकार एकदम नारकीय जीवन उनके लिए रखो, बड़ा मतलब गंदा सा घर दे दो, गंदी कंडीशन वाला घर दे दो, अनहाइजेनिक कंडीशन में उनको रखो, लेकिन रहने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेसिडेंस देना पड़ेगा आपको, उनको पहनने के लिए कपड़े देने पड़ेंगे, उनको खाने के लिए भोजन देना पड़ेगा, तो रोटी कपड़ा मकान तो देखो अरेंज करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। ठीक है, अगर आप उनको परमानेंटली रख रहे हो तो ये सारा खर्चा होता था। इसलिए इनको और चीपर सब्स्टिट्यूट, कि भैया इनको जाने दो, हो गया, जो लोग जा रहे हैं या जो फ्री हो रहे हैं वो हमारे यहाँ से जाएं, और हम क्या करेंगे, वेज लेबर की अब हमारे यहाँ आए और इन जगहों पर हमारे ऑक्यूपेशंस पे लोग काम करें, और उनको जो भी मेहनताना, जो भी हम एक नॉमिनल काम करने वाले लोग बार्गेन तो कर नहीं सकते हैं कि नहीं हमको इतना चाहिए ही, ठीक है, खासकर लोअर क्लास के आदमी की बार्गेनिंग की यहाँ पे तो अभी स्कोप ही नहीं है। तो हम नाम मात्र का जो भी दे देंगे, उनको वेजेस दे देंगे, और हमारा इतना खर्चा बाकी तो बच जाएगा। चलो, तो या तो वो लोग ब्रीडिंग की तरफ या फिर वेज लेबर की तरफ स्विच करेंगे। और ये जो मुक्त हुए दास हैं, जो ज्यादा फ्री हो रहे हैं, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिसेस धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो जो फ्री हो रहे हैं, जो लोग जिनको लाइबिलिटी के चक्कर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में भी लोग थोड़ा बहुत फ्री करते चलेंगे, जैसे जैसे वेज लेबर का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, तो ये जो फ्री लेबर है, ये लोग अब दूसरी एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्व होंगे। जैसे बहुत सारे अमाउंट में फ्री लेबर जो है वो पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क का मतलब है जब पब्लिक इंपॉर्टेंस के कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं, या आगे जाके देखोगे कि राजा ही बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराने में हेल्प कर रहा है, जैसे आगे अभी शायद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे दारा नाम के एक शहर, जो कि एक रिमोट एरिया बन रहा है, बाउंड्री एरिया में बन रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनती थी, फोर्ट्स बनते थे, किले बनते थे, ठीक है, कासल्स बनते थे, जो बाउंड्री एरिया में होते थे, सीमाओं पर होते थे, सीमाई प्रांतों पर होते थे, यानी जो बाउंड्री की प्रोविंसेस होती थी वहां होते थे, ठीक है, दुश्मनों से बचने, उन पर निगाह रखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, या फिर दूसरे मुख्य शहर में ही बहुत सारे ऐसे पब्लिक वर्क होते थे। तो इन पब्लिक वर्क में इनको जो है इस्तेमाल किया जाता था, फ्री लेबर्स को। क्लियर है? क्यों? क्योंकि स्लेव लेबर जो है अब वो और ज्यादा एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। चलो, फ्री लेबर्स वर लेटर ऑन एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिजनेस मैनेजर। दूसरी प्रथा हमें और देखने को मिलती है कि जैसे जैसे दास, ये मुक्त फ्री दास जो है, फ्री लेबर्स जो हैं, ये लोग एक तो इस तरीके के पब्लिक वर्क में इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा तो काम चलेगा नहीं। तो फिर एग्रीकल्चर में बाद के समय में, यानी शुरुआत का जो समय है फर्स्ट सेंचुरी के पहले का, उसमें आप देख रहे हो क्या, स्लेव लेबर्स यानी कृषि की गतिविधियों में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटियों में ज्यादा से ज्यादा ये लोग दिखते थे आपको। लेकिन अब बाद में फर्स्ट सेंचुरी के बाद धीरे धीरे आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में स्लेव लेबर्स की संख्या कम देखने को मिलेगी, उनकी बजाय वेज लेबर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन वेज लेबर्स पर नजर रखने के लिए प्लस कुछ और जो छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में हम लेबर्स बचे, पहले बहुत सारे दास रखते थे, गुलाम रखते थे वो लोग, लेकिन अब उनकी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करते हुए बहुत कम अमाउंट में रख दिया। तो उन गुलामों पर नजर रखने के लिए मैनेजर के तौर पर अपने जो ऑक्यूपेशन है, मान लो उनके जो भी ऑक्यूपेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे उनका हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन है या उनका दूसरा कमर्शियल ऑक्यूपेशन है, तो उन पे नजर रखने के लिए रख देंगे इन लोगों को। जैसे हमारे पास एक बड़ा बढ़िया एक इंसिडेंट है, अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। रोमन जितने भी इतिहासकार हैं, उन रोमन इतिहासकार में से एक इतिहासकार के बारे में थोड़ा सा, उसके रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो उस समय के जितने भी ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने रोम के एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी या एक्टिविटी को ज्यादा फोकस किया है, रोम की कृषि के बारे में काफी कुछ फोकस करके लिखा है, तो रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स जो हैं उन्होंने इन लेबर्स के मैनेजमेंट के लिए और बिजनेस जो मैनेजर्स हैं,
जो स्लेव्स एज अ बिजनेस मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली लिखा भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि भैया जो ये लेबर है उनका प्रॉपर प्रबंधन होते रहना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन जब प्रॉपर अमाउंट में होगा तभी आप मान के चलो क्या होगा कि आपकी ग्रोथ भी तो है। अगर आप प्रबंधन नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन का समय भी तो बढ़ेगा। उन्हीं में से एक बड़े इतिहासकार है जिनका नाम है कोलुमेला। कहाँ से आ रहे हैं? स्पेन से आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का राइटर है, जबकि समाज में बड़े लेवल पर बदलाव चल रहे हैं जिस समय, उस समय का इतिहासकार है कोलुमेला। किस जगह को बिलोंग करता है? ध्यान रखना, स्पेन को बिलोंग करता है। इसने मैनेजमेंट ऑफ लेबर जो हो रहा है इसके ऊपर बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ लेबर के ऊपर इसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें से हम कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे देख रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्या कह रहा है कि जो जमींदार लोग हैं, लैंड ओनर्स हैं, दे शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक। क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश बहुत आसानी से करो, बड़ा इजी है समझना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कि जितने भी जमींदार लोग हैं, रिच क्लास लोग हैं, जिनके पास बड़े अमाउंट में स्टेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटीज रन कर रहे हैं, इन लोगों को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए, इन लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके पास एक रिजर्व स्टॉक रहा आए, एक तरीके का स्टोरेज मेंटेन रहे। किन चीजों का? इंप्लीमेंट्स का एंड टूल्स का। इंप्लीमेंट्स का मतलब हो गया कि उपकरण, ठीक है। उपकरण का मतलब वो सारी चीजें, वो सारे टूल्स और टेक्निक्स और इंप्लीमेंट्स, वो सारे औजार उपकरण जो कृषि में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में या दूसरे जो भी वो धंधा काम वहां पे चल रहा है उससे रिलेटेड हैं वो, ठीक है। तो उनका अपने आप में ऐसा नहीं कि आपने एक छोटी मशीनरी लगाई है या आपके पास कोई एक इंप्लीमेंट है या टूल है, वो यूज में तो है, लेकिन मान लो इनकेस उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग आ गई, कभी वो खराब हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो फिर आपका प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। पता चला आपने प्रोडक्शन ही रोक दिया तो वो आपका बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट ऑफ लेबर के ऊपर रख रहा है ना, तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे भी ध्यान देगा ना। तो वही कह रहा है कि आपके पास अगर यहाँ पर स्टोरेज है, रिजर्व स्टॉक है, तो मान लीजिए आपका एक टूल या इंप्लीमेंट कोई थोड़ा सा गड़बड़ करता है काम करना, तो आप तुरंत उसको रिप्लेस करो और प्रोडक्टिविटी को आप कंटिन्यू रहने दो। थोड़ी देर के लिए स्लाइटली अगर हैम्पर होती भी है तो उतना से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं कि आपकी मशीन खराब हो गई या टूल्स खराब हो गए, अब वो बनने के लिए गया है, 4 दिन बाद बन के आ रहा है, 4 दिन तक प्रोडक्शन रुका हुआ है या फिर और उससे ज्यादा टाइम एक्सीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉस इन स्लेव लेबर, मान लो आपका काम रुक गया है या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपके स्लेव लेबर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको छुट्टी वगैरह देनी पड़ेगी फिर ऐसे कंडीशन में ना, आपका स्लेव लेबर बैठा हुआ है तो ये कैसे कर देगा? मशीन में हाथ डाल देगा कि जबरदस्ती खुद ही घुस जाएगा क्या? खुद मशीन तो बनेगा नहीं। अब ऐसे कंडीशन में या फिर आपके टूल्स जो भी इंप्लीमेंट्स वो यूज कर रहा था स्लेव लेबर, वो अकेले तो उससे मैनुअली काम नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपका या तो स्लेव ही मान लो काम ही करके चला नहीं जाए, मतलब काम ही नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा या फिर चला जाएगा शायद कहीं यहाँ वहां, तो ऐसे कंडीशन में आपका नुकसान हो रहा है। टाइम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच टाइम, आपके प्रोडक्शन की भी कॉस्ट बढ़ रही है कुल मिला के। समझ में आ रही बात? तो वो मना कर रहा है इन चीजों। देयर वाज अ जनरल प्रिजम्पशन अमंग एम्प्लॉयर्स दैट सुपरविजन इज पैरामाउंट। हालांकि उस समय एक चीज जो कॉलुमेला ऑब्जर्व कर रहा है वो है कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो सारे एम्प्लॉयर इस आवश्यकता को महसूस करते हैं, वो ये बहुत बड़ी नीड समझ के चल रहे हैं, या समझना क्या है, वो महसूस कर रहे हैं इस नीड को कि क्या है, जितना भी काम हो रहा है उसका सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हम जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसका एक तरीके से निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपरविजन इज पैरामाउंट, ठीक है। तो कालुमेला बताता है कि इस तरीके की जो नीड है, इस तरीके की जो आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए, सुपरविजन को और आसान बनाने के लिए वर्कर्स को क्या किया जाता था? छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे मान लो 5 वर्कर का है, 4 वर्कर का है, 3 वर्कर का, इस तरीके से ग्रुप बन गया, ठीक है। ग्रुप इनटू गैंगस्टर, गैंगस्टर बोलते थे स्मॉल टीम्स, छोटे छोटे ग्रुप में इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। टीम ए बना दी गई, इसमें 4 लोगों को रख दिया गया, टीम बी बना दी गई, इसमें 4 लोगों को रख दिया गया, और इस तरीके से इस टीम का एक बिजनेस मैनेजर हो गया, पीएम हो गया, जो कि ऑब्जर्व करता रहेगा, सुपरविजन करता रहेगा कि ये काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, या किसी बहुत एक्सपीरियंस कोई लेबर है तो उसको 2 टीम का हेड, मतलब इस तरीके से जो भी अपना एक मैनेजमेंट बना देते थे लोग। प्लिनी इतिहासकार जो है, प्लिनी एक हिस्टोरियन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार है। तो प्लिनी जो है वो क्या कह रहा है, प्लिनी द एल्डर, ये क्या कह रहा है, ऑथर ऑफ वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री, इसने किताब लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इस प्रथा को, ये इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करता है, कंडेम करता है। क्यों कंडेम करता है?
क्योंकि ये कहता है कि यार स्लेव गैंग जो है ये थोड़ा सा इनह्यूमन है। इनह्यूमन ये होता था, इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, जब ग्रुप में स्लेव्स को डिवाइड करते थे तो अक्सर छोटे छोटे ग्रुप में इनको काम करने, या ये लोग यहाँ वहां ना हो, तितर बितर ना हो, या मन मुताबिक काम ना करते रहें, या इनकी मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि प्रॉपर कभी सुपरविजन थोड़ा सा लैक कर रहा है तो फिर ये मन मुताबिक काम करने लगे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इनको चेन से बांध दिया जाता था। ये मान लो जैसे 4 स्लेव हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। स्लेव गैंग में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, या 3, जितने भी हैं, उनको आपस में एक मोटी सांकल या चेन जो होती थी उनसे बांध दिया जाता था, और फिर इस तरीके से इंश्योर किया जाता था कि वो लोग प्रॉपर वहां पर काम करें, ठीक है। इसलिए प्लिनी को ये प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। प्लिनी कह रहा है कि दिस प्रैक्टिस इज इंटायरली इनह्यूमन एंड द कंडीशंस आर वेरी वर्स्ट। तो ये प्रैक्टिस जो है नहीं होनी चाहिए। आप ग्रुप बना दो लेकिन इस तरीके से मत करो। वैसे आप ग्रुप बनाओ ही मत, और एक सुपरविजन के लिए पर्सन को रख दो, बिजनेस मैनेजर को रख दो, मतलब आपका जो ये मैनेजर, स्लेव मैनेजर है, उसको रख दो, और वो प्रॉपर सुपरविजन करता रहे। क्लियर है। इन केस उसको लगता है कि कोई काम में कोताही कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो फिर आपका एक पैटर्न होना चाहिए। बट ये स्लेव गैंग वाला सिस्टम इज नॉट गुड। द एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब्ड कंडीशंस। अब वो इसके अलावा एक तो आपने कोलुमेला का देखा कि किस तरीके से वहां पर थोड़ा सा वो स्लेव्स से रिलेटेड बता रहा है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से कुछ रिकमेंडेशन भी दे रहा है। प्लिनी दूसरा पक्ष रख रहा है आपके सामने। उस समय इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो चल रहा है, साथ साथ आप देखते चलो, उस समय इकोनॉमिक एक्सपेंशन के दौरान जो कमर्शियल बॉडीज हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें खासकर गुलामों की जो दुर्गति है वो कुल मिला के अभी आप समझ लो यहाँ पे बहुत अच्छा। तो एल्डर प्लिनी यहाँ पे क्या कह रहा है, वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जो फ्रैंकेनस्टाइन्स बनती थी, मतलब जो अगरबत्तियां बनती थी, ठीक है, तो फ्रैंकिनसेंस ऐसा है। तो यहाँ पर इंसेंस स्टिक्स बनती थी अगरबत्ती आज की डेट में। तो यहाँ पर वो कंडीशंस डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से कंडीशन है। तो एक जगह है, एक एक प्रोविंस है, अलेक्जेंड्रिया नाम है उस प्रोविंस का, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया नाम की प्रोविंस में ये जो फ्रैंकिनसेंस है, इनकी फैक्ट्री लगी हुई है। तो इन फैक्ट्रीज में प्लिनी डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से जो लेबर्स हैं वो बेचारे मतलब बहुत ही बुरी तरीके से इल ट्रीटेड किए जाते हैं, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। लॉ ऑफ 398 एक नियम है जिसका नाम है 398। इस नियम के तहत क्या किया जाता था, रिफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब मान लो इस फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, 100 लेबर काम करते हैं, तो 100 लेबर जो है वो लोग जब काम करने आ गए तो उन लेबर्स को दाग दिया जाता था, ब्रांड कर दिया जाता था, मतलब गरम सलिए या कुछ इस तरीके से उनकी उसकी स्किन में या बॉडी में ऐसा निशान बना दिया जाता था, ठीक है। और उनका नाम या जो भी नंबर या नंबरिंग इस तरीके से कर दी जाए। ये लॉ होता, एक नियम था वहां का, लॉ ऑफ 398, ठीक है। तो ये नियम है कि वहां के जो लेबर्स है उनको ब्रांड कर दिया जाए, ब्रांडिंग कर दी जाए उनकी, ठीक है। और ब्रांडिंग क्यों, क्योंकि कभी मान लो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये लेबर परेशान होके थक के कभी भागने की कोशिश कर सकते हैं, तो काम नहीं हम पर होना चाहिए, कभी ग्रुप में भी भागने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती थी कि ये लोग अपने काम को ऐसा मानते थे कि भैया हमारा जो कुछ भी काम देखा है यहाँ पे ये दूसरी जगह ना, मतलब जो भी अपने अपने उनके अप्रीहेंशंस हैं। बट बेसिकली इसमें सिर्फ एक जो बड़ा मोटिव है वो ये है कि हमारे यहाँ से काम करने वाला भाग ही ना पाए अभी कुल मिला के, और ये जब तक हमारा काम 100% पूरा ना हो जाए तब तक ही ना निकल पाए यहाँ से। तो अगर मान लो कभी भागता है तो उसको बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसको बहुत आसानी से पहचाना जा सके और उसको वापस लाया जा सके। मेनी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स पास देयर एग्रीमेंट्स विद वर्कर्स इन फॉर्म ऑफ डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर ऐसे भी होते थे, ठीक है, कि हालांकि बहुत सारे लोग अभी विलिंगली भी इंटर होंगे, तो बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर ऐसे भी होते थे। मान लो एक प्राइवेट एम्प्लॉयर है और इसके पास बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, मल्टीपल ऑक्यूपेशंस है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से ऑक्यूपेशन। जैसे मान लो इसका घर ही बहुत बड़ा है, अब इसके घर में काम करने के लिए 4 मजदूर चाहिए या स्लेव चाहिए। इसके पास बहुत बड़े स्टेट्स हैं, इसके हार्बर्स हैं, इसकी माइंस हैं, या तमाम मल्टीपल ऑक्यूपेशन है इसके पास। तो अब इसको इन जगहों पर काम करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में क्या चाहिए, स्लेव वगैरह चाहिए या वर्कर्स चाहिए। अब स्लेव के तौर पे कम, ये वर्कर्स के तौर पे ज्यादा जाने जा रहे हैं। चलो, तो अब इनको काम करने के लिए लोग चाहिए। अब स्लेव वाली सिचुएशन वापस से आ नहीं सकती, क्योंकि कितने बड़े अमाउंट में स्लेव रखेगा तो खर्चा भी उनका अलग से उसको बेयर करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, तो ये बड़ी उस समय एक नई इजाद करी इन्होंने स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि ये वर्कर्स के साथ में डेट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते थे। इसका मतलब क्या हुआ
कि मान लो ए नाम का एक प्राइवेट एम्प्लॉयर है। प्राइवेट एम्प्लॉयर का मतलब कि राजा से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजा को भले ये टैक्स वैक्स और सब कुछ देता है एज अ सिटीजन सब कुछ, बट ये राजा का पार्ट नहीं है, ये राजतंत्र का पार्ट नहीं है, रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं, ऐसा ये खुद एक अपने आप में अपर क्लास का या रिच क्लास का मेंबर है ऐसा। तो ये प्राइवेट भाई साहब या प्राइवेट एम्प्लॉयर भाई साहब जो है, ये मान लो 4 वर्कर्स इनको कहीं से मिले, तो इन 4 वर्कर्स को ये कहेंगे कि भैया तुमको हम जिंदगी भर पैसा देंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारा खर्चा जो है थोड़ा बहुत हम देखते रहेंगे, लेकिन तुम अब जैसे मान लो हमारे यहाँ काम करोगे, काम करने की बदौलत हम तुमको कुछ दिन पैसा देंगे, फिर मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन काम ना रहे, 5 दिन काम ना रहे, तो पैसा नहीं देंगे, फिर तुमको हम छोड़ देंगे। तो अब ये बेचारे क्या गरीब टाइप के लोग हैं, इनको ये कहेगा कि देखो हम 10 दिन का भी पैसा देंगे, लेकिन तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना होगा कि तुमने हमसे कर्जा लिया है, तुमने हमसे डेट लिया है, ठीक है, तुमने हमसे क्या लिया है, कर्ज लिया हुआ है। डेट का मतलब होता है कर्ज। तो तुमने हमसे कर्ज लिया हुआ है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो पर्सन होगा, ये 4 जो वर्कर होंगे, ये लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, कि हाँ हम सब इस पर्सन से डेट में है, या इस पर्सन से हमने डेट लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। और फिर जब साइन हो गया तो फिर ये सारे लोग क्या है, एक तरीके से इसके लेबर कह दो, स्लेव लेबर कह दो, या जो कुछ भी कह दो, या कह दो कि देनदार माने जाएंगे। अब पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो पैसा ना चुकाने की बदौलत क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में हो, कर्ज तो आपको पटाना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसी भी कंडीशन होती थी कि बहुत सारे लोग, उस समय गरीबी तो थी, तो बहुत सारे लोग विलिंगली इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाया करते थे। विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पीछे उनका सिर्फ एक पर्पस ये होता था कि हम कुछ भी हो, हमको एटलीस्ट खाने पीने की चीजें, या हमको कुछ एक रेवेन्यू तो मिलता रहेगा जीवन भर। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये था इकोनॉमिक एक्सपेंशन टोटल, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो, आप लोगों ने जिन बैचेस को भी ज्वाइन किया हुआ है, अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया हुआ है तो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों, आपके लिए डेडिकेटेड बैच चल रहे हैं। और इन बैचेस में पढ़ने के क्या फायदे हैं, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करते हैं तो आपको यूट्यूब से और कितना बेनिफिट मिलता है। देखो, आपको रियल टाइम इंटरेक्शन टीचर के साथ, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, अभी आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या है, एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो, प्लस क्लासेस पे आते हो, तो वहाँ हमारे साथ यही चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो आप प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछने से लेके आप अपनी चीज़ों को शेयर करने, जैसे डाउट शेयर करने से लेके, या आपके जो कुछ भी है रिस्पॉन्सेज शेयर करने से लेके, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, थ्रू चैट एंड इमोजीज। क्वेश्चन टैब का ऑप्शन है आपके पास, आप कोई डाउट आया पर्टिकुलर क्लास में, या अभी जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आप इसको एक तरीके से समझ रहे हो, लेकिन एक तरीके से डाउट अगर आ रहा है तो उस डाउट का रेजोल्यूशन शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे इसी समय सुन रहे होगे, तो फिर वहां पर आप तुरंत, आपके पास क्वेश्चन टैब है, उसके थ्रू आपने अपना डाउट लिख के भी भेज दिया, इमेज के थ्रू भेज दिया, और आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, मेरे या जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उसके द्वारा। फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एसेस करते रहें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, क्विज का ऑप्शन, और उस क्विज के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा, क्लियर है। फिर उस क्विज में जब आप में से बहुत सारे लोग आंसर देंगे, तो आपको ये बड़ा इंटरैक्टिव लगेगा जब आप देखते हैं वहाँ पे कि लीडर बोर्ड जनरेट होता है, जिसमें जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया होता है वो सारे उनके नाम के साथ, प्लस कितने टाइम में उन्होंने एक्यूरेटली आंसर दिया, ये शो होता है। देन द बेस्ट थिंग इज स्कॉलरशिप टेस्ट। आप अपनी पढ़ाई को पढ़ने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ फंड कर लो, मतलब आप अपनी पढ़ाई की फीस खुद ही पे कर दो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे जब भी आप जाएं एनरोल करें, तो आप ये कोड यूज करें INDRA, ठीक है, एंटर दिस कोड। जब आप इस कोड को एंटर करेंगे तो आपको ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही यू कैन एसोसिएट विद अस थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। आपको अपडेट्स जो भी हैं वीडियो से रिलेटेड या जो भी इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, ये सब कुछ इस में टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को समझने के लिए। नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी से मिलता हूँ फिर से आपसे, तब तक के लिए बने रहिए सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।